वेलकम स्टूडेंट, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट फिजिक्स का रिलेटिविटी वाली बुक आपकी। ठीक है, इसमें अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक कर लिया। लास्ट आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा लेक्चर था। उससे पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था जिससे अपने रिलेटिविटी सीखी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब आगे अपन करने जा रहे हैं जो लॉरेंस रूपांतरण के कई एप्लीकेशन होंगे, वेगों का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण। लॉरेंस रूपांतरण में अभी अपन ने सिर्फ स्थिति का और समय का रूपांतरण समीकरण देखा है, वेग का नहीं देखा, त्वरण का नहीं देखा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन होगी लॉरेंस रूपांतरण की, वो भी आपको करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिलेटिविटी पे बेस्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार आ चुके भी है 2014, 2016, 2018। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आता है, वो आपको कुछ याद करना होगा। उससे पहले अपन वो देख लेते हैं, एक छोटा लेक्चर होगा 15-20 मिनट का, उसमें देख लीजिए आपके पास क्या है। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने किया है वो देखिए क्या है कि आपके पास लॉरेंस रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए आपने कुछ एज्यूम किया था कि आपके पास ये निर्देश तंत्र है S, दूसरा निर्देश तंत्र आपके पास S डैश है जो v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है। अब दोनों निर्देश तंत्रों में कुछ घटनाएं घटित होती है। कोई घटना घटित हुई जिसके प्रेक्षण O पे बैठ के किसी प्रेक्षक ने लिए तो उसको निर्देशांक मिले x, y, z t टाइम पे, और जब O डैश पे किसी प्रेक्षक ने बैठ के प्रेक्षण लिए इसी बिंदु के तो उसको इसके निर्देशांक मिले x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और उस समय टाइम था t प्राइम। ये कुछ प्रेक्षण हुए। इन दोनों प्रेक्षणों के मध्य अपन ने पिछली बार संबंध स्थापित किया था पिछले लेक्चर के अंदर, और वो कुछ संबंधों को अपन ने नाम दिया था लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। और वो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण किस रूप के थे? तो वो इस रूप के थे, देखिए कि x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड एंड टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये कुछ आपके रूपांतरण समीकरण थे। ये रूपांतरण समीकरण क्या कहलाते हैं? लॉरेंस रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। और ये सिर्फ स्थिति को बताते हैं और समय को बताते हैं। इनके अंदर वेग का कोई जिक्र नहीं है और इनमें त्वरण का कोई जिक्र नहीं है, जो अपन आगे करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर के अंदर। इसमें देखिए आपको क्या हुआ है। ये रूपांतरण समीकरण क्या स्पष्ट करते हैं? ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र का पता है आपको, इस निर्देश तंत्र का भी पता है, और दोनों के मध्य अपेक्षिक गति हो रही है, यानी इसके सापेक्ष ये कुछ आगे मूव कर रहा है v वेग से। तो अगर आपने O पे बैठ के प्रेक्षण ले लिए, O पे बैठ के इस बिंदु के प्रेक्षण ले लिए x, y, z, t, ठीक है, और आपको क्या पता है? दूसरे निर्देश तंत्र का वेग पता है। तो अगर आपको x पता है, y पता है, z पता है और दूसरे निर्देश तंत्र का v पता है और ये t टाइम पता है, तो आपको दूसरे निर्देश तंत्र में बैठने की जरूरत ही नहीं है। O डैश पे बैठ के इस निर्देश तंत्र से ये प्रेक्षण लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चार चीज़ पता है और इस निर्देश तंत्र का वेग पता है तो ये तो अपने आप आ जाएंगे। यानी दूसरे निर्देश तंत्र में बैठना फिर प्रेक्षण लेना उसकी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रूपांतरण समीकरण। और ये कब होते हैं? जब आपने O को या S निर्देश तंत्र को आधार निर्देश तंत्र मान लिया। S निर्देश तंत्र को क्या मान लिया? आधार निर्देश तंत्र मान लिया, और आपने ये माना कि अब प्रेक्षक है वो O पे बैठ गया है और दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो इस प्रेक्षक के सापेक्ष प्लस x दिशा में आगे जा रहा है, प्लस v वेग से कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी दिशा क्या है? पॉजिटिव है। और अगर आपको ये चार चीज़ पता है तो नीचे वाली तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाली प्रेक्षण करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो आप इन समीकरणों से। इन प्रेक्षणों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बैठ के वापस इस बिंदु को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको पता है, ये वेग पता है, तो ये तो अपने आप निकल जाएगी। इन्हें कहते हैं लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ उल्टी हो जाए कि आपको बोल दिया जाए कि अब की बार ये निर्देश तंत्र को आधार नहीं मानना, अब की बार आधार निर्देश तंत्र किसको मानना है? S डैश को मानो, तो उस समय क्या होगा? प्रेक्षक कहाँ पे बैठेगा? O डैश पे बैठेगा। अब एक बात बताओ, प्रेक्षक अगर O डैश पे बैठेगा तो वह खुद को क्या मानेगा? स्थिर मानेगा। जो प्रेक्षक होता है अगर वो प्रेक्षण लेता है तो वह खुद को क्या मानेगा? स्थिर मानेगा। उसके सापेक्ष कोई चीज़ें मूव करेगी और उसके सापेक्ष में कोई चीज़ क्या करेगी? आगे गति करेगी। तो अगर O डैश पे बैठा हुआ, ठीक है, ये खुद प्रेक्षक किसको नोटिस करेगा? दूसरे निर्देश तंत्र को। दूसरा निर्देश तंत्र आपका क्या है? S। एक्चुअल वास्तविकता क्या है कि ये O डैश है या जो S डैश निर्देश तंत्र है ये धनात्मक v दिशा में आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब ये खुद को स्थिर मानेगा, वही वेग है 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा है अपेक्षिक वेग वाला, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके अंदर आपने पढ़ा है ये चीज़ कि जो प्रेक्षक है वो खुद को अगर स्थिर मानेगा तो उसको दूसरे के ये निर्देश तंत्र क्या लगेगा कि ये तो आगे जा रहा है, लेकिन O डैश पे बैठा हुआ प्रेक्षक जब इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो S निर्देश तंत्र है ये ऋणात्मक दिशा में जा रहा है।
ये पीछे की तरफ गति कर रहा है, किस वेग से, v वेग से। जिस अगर एक समान वेग से ये आगे की तरफ जा रहा है और जब ये खुद उस प्रेक्षण निर्देश तंत्र में बैठ गया प्रेक्षक, आपको पता है एस डैश निर्देश तंत्र में प्रेक्षक बैठ गया और एस डैश निर्देश तंत्र आगे जा रहा है, लेकिन ओ डैश क्या करेगा, खुद को स्थिर मानेगा, तो उसको क्या लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें कहाँ जाती हुई दिखेगी, पीछे जाती हुई दिखेगी। ठीक है, जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन एक समान वेग से आगे जा रही है और पास में कोई ट्रेन दूसरे ट्रैक पे खड़ी है, तो आपको लगेगा कि वो दूसरी ट्रेन है वो एक समान वेग से पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि उस टाइम आप खुद को क्या मानोगे, स्थिर। तो आपको लगेगा ये जो निर्देश तंत्र है ये ऋणात्मक दिशा में क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। उस समय इसका वेग आप कैसा लोगे, माइनस लोगे, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। तो उस टाइम आप आधार निर्देश तंत्र आप इसको मान रहे हो, यानी आपने क्या लिए, अब इसमें बैठ के प्रेक्षण लिए, किस में बैठ के, इस निर्देश तंत्र में बैठ के प्रेक्षण लिए और आपको मिल गए एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। ठीक है, और किस टाइम पे टी प्राइम। अब आपको क्या करने होंगे, लोरेंट्ज़ रूपांतर समीकरण निकालने होंगे। यानी अगर आपके पास ये प्रेक्षण है और आपके पास ये वेग है, तो आपको क्या निकालने हैं, एक्स वाई जेड और टी निकालना है। पिछली बार ये थे तो ये निकाले थे, अब की बार ये है तो वो निकालो। तो उस टाइम देखो क्या बनेंगे आपके पास, लोरेंट्ज़ रूपांतर समीकरण में अब की बार क्या निकालना है, पिछली बार एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम निकाला था, तो अब की बार एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो, टी प्राइम निकाला था, अब की बार टी निकालो। तो x निकालोगे तो यहाँ पे x प्राइम में ये यहाँ पे x था, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी बार, x प्राइम वी टी माइनस वी टी। वी पिछली बार प्लस का था, आपकी बार माइनस का है और बार भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई और वाई प्राइम इक्वल है, दोनों निर्देश तंत्रों में एक जैसे रहेंगे, जेड और जेड प्राइम भी इक्वल रहेंगे। टी प्राइम निकाला था तो यहाँ पे टी आया था, अब की बार टी निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा, टी प्राइम माइनस वी कैसा आपका माइनस का, तो माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी कैसा है, प्लस का और चाहे माइनस का, दोनों की स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा, प्लस और बार में निशान किसका है, माइनस का, तो वो चेंज नहीं होगा, माइनस का ही रहेगा। वी माइनस वी की स्क्वायर कर लो तो भी प्लस वी स्क्वायर आएगा, और प्लस वी की स्क्वायर करोगे तो भी प्लस वी स्क्वायर आएगा, और बार तो माइनस का निशान है रहेगा ही। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्हें बोलते हैं लोरेंट्ज़ रूपांतर समीकरण, जब आपने किसको आधार निर्देश तंत्र माना है, एस डैश को। एक बात आगे समझ में। अब आपका जो क्वेश्चन आज का, वो क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बोला है कि अगर कोई निर्देश तंत्र है एस, कोई भी निर्देश तंत्र मान लो आप, ठीक है, आप उसके प्रेक्षण बिंदु पे बैठ गए और इस प्रेक्षण बिंदु से एक तरंग निकालनी स्टार्ट होती है। एक तरंग क्या होती है, बाहर की तरफ निकलनी स्टार्ट होती है, तो वो तरंग कुछ देर में दूरी तय कर लेती है। ये तरंग यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आ जाती है मान लेता हूँ। तो ये यहाँ से कितनी दूरी तय की इसने, कौन सी तरंग है, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग किस वेग से चलेगी, प्रकाश के वेग से चलेगी। तो ये एस निर्देश तंत्र है, तो मैं मानता हूँ कि टी टाइम बाद ये तरंग यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो इसने कितनी दूरी तय की, समय गुणा चाल। समय कितना, टी, चाल किसकी, प्रकाश के वेग की, तो ये दूरी कितनी होगी, सी टी। इस बिंदु के निर्देशांक जब मैंने ओ पे बैठ के लिए, तो मेरे को इसके निर्देशांक मिले एक्स वाई जेड कोमा टी टाइम पे, ठीक है। तो ये दूरी कितनी, सी टी। अगर वैसे दूरी का फॉर्मूला लगाऊं तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कितनी आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्चुअली में ये दूरी है कितनी, सी टी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। डी दूरी वास्तविकता में आपको पता है, ये आपने फॉर्मूला लगाया और ये दूरी आपको पता है कितनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो समीकरण होती है, इसका मान आपको एस निर्देश तंत्र में 0 प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसी तरह का प्रेक्षण अगर आप दूसरे निर्देश तंत्र में लेते हो, इसी तरह का प्रेक्षण आप दूसरे निर्देश तंत्र लेते हो, एस डैश में लेते हो, तो उस टाइम प्रेक्षण कुछ अलग आएंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टाइम भी कुछ अलग होगा, और यहाँ पे भी दूरी कुछ अलग होगी, सी टी प्राइम। उस टाइम समीकरण क्या बनेगी, एक्स प्राइम की स्क्वायर प्लस वाई प्राइम की स्क्वायर प्लस जेड प्राइम की स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम की स्क्वायर। अब आपको पता है करना है कि इसका मान भी 0 होगा क्या। इसका मान तो 0 है, क्योंकि आपका आधार निर्देश तंत्र कौन सा था, एस था। उसके सापेक्ष सारे निर्देश तंत्र गति कर रहे हैं, एस डैश कर रहा है, एस डबल डैश भी कर रहा है, ठीक है। या मान लेते हैं एस डबल डैश था, तो यहाँ पे एक्स डबल डैश, वाई डबल डैश, जेड डबल डैश, टी डबल डैश, और यहाँ पे भी डबल डैश। तो एस डबल डैश के लिए ये समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी, तो इसका मान भी अगर आपको देखना है 0 है कि नहीं है,
तो ये जीरो है कि नहीं? अगर जीरो हो गया तो बोलेंगे कि इस रूप की जितनी भी समीकरण बनती है, जितने भी निर्देश तंत्रों में, वो सारी अनिश्चित रहती है। यानी जिस प्रकार आपने पीछे किया था, अगर आपने किसी कण का विस्थापन नोट कर लिया एक निर्देश तंत्र में और उसी कण का विस्थापन आपने दूसरे निर्देश तंत्र में नोट किया था, तो वो समान प्राप्त हो रहा था। अगर 2 सेंटीमीटर एक निर्देश तंत्र में प्राप्त हो रहा था तो 2 सेंटीमीटर दूसरे निर्देश तंत्र में प्राप्त हो रहा था और सारे निर्देश तंत्रों में प्राप्त हो रहा था। और सारे निर्देश तंत्र होने कैसे चाहिए? जड़त्वीय। तो आपने बोला था कि विस्थापन एक अनिश्चित राशि है, विस्थापन का मान चेंज नहीं होता किसी भी निर्देश तंत्र में, त्वरण का मान चेंज नहीं होता किसी भी निर्देश तंत्र में, ठीक है। इसी प्रकार आपको देखना है कि जो आपकी ये समीकरण है ये भी क्या है? अनिश्चित रहती है। यानी इस रूप की जितनी भी समीकरण बनेगी, जितने भी निर्देश तंत्रों में, वह सभी कैसी रहेगी? अनिश्चित रहेगी। इतनी बात क्लियर। इसको लेकर इसको किस प्रकार शो किया जा सकता है वो देखना है आपको। अगर इसका मान जीरो कैसे पता चलेगा? भी इसका मान तो मेरे को पता है कि जीरो है क्योंकि मेरा आधार निर्देश तंत्र है। अगर मैं क्या करूँ, इस समीकरण से ये समीकरण प्राप्त कर दूँ या इस समीकरण से ये समीकरण प्राप्त कर दूं, और वो प्राप्त कैसी होगी? क्योंकि आपके पास लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है, एक्स प्राइम से आप एक्स के पदों में मान निकाल सकते हो। तो अगर इस समीकरण से ये समीकरण मैं प्राप्त कर दूं और इसका मान जीरो है तो इसका मान भी जीरो होगा एक तरीके से, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस रूप की जितनी भी समीकरण है वो सारी अनिश्चित होती है, सबका मान समान आता है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं एक बार। इन समीकरणों को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आपकी बुक में कई जगह लिखा होता है कि जो v/c है उसको आपने बीटा गुणांक दिया होता है, कई जगह पे नाम दिया होगा, v/c को नाम दिया जाता है बीटा। ये जो v/c है उसको बीटा नाम दिया जाता है। और ये जो पूरा 1 - v²/c² है, 1/√1 - v²/c² है, इसको एक नया गुणांक नाम दिया जाता है गामा। तो इस तरीके से एक्स प्राइम को अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? x - vt इंटू गामा। इस 1 - v²/c² को क्या लिख सकते हो? गामा लिख सकते हो। ये आगे की बात है, कई बार अपन यूज़ भी करेंगे, लेकिन अभी अपने को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। या गामा को आप क्या लिख सकते हो? v/c किसके इक्वल है? बीटा के। तो गामा को क्या लिख सकते हो? 1 - β²। ये भी कुछ गुणांक रूपांतरण के हैं, लेकिन अभी आपको नहीं देखने, आगे देखिए। अब आपने देखिए क्या किया, एस डैश निर्देश तंत्र था, उससे प्रेक्षण ले लिए, समीकरण बन गई कौन सी? एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम की स्क्वायर प्लस जेड प्राइम की स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम की स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस समीकरण से मैं मेरे आधार निर्देश तंत्र वाली समीकरण निकाल दूं, किस प्रकार? लॉरेंज रूपांतरण के मान रखे, तो मैं कहूँगा ये समीकरण कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है। और ये मान मेरे को उसमें पुट करके ये निकाल के दिखानी है कि अगर ये आती है तो मैं कहूँगा ये समीकरण का जो रूप है वह सभी निर्देश तंत्रों में अनिश्चित रहता है। तो देखिए, एक्स प्राइम की जगह क्या लिखूँ? x - vt अपॉन में 1 - v²/c² और इसकी होल स्क्वायर, यही होगी। प्लस वाई प्राइम किसके इक्वल है? वाई की इक्वल तो y² प्लस z², जेड प्राइम जेड के इक्वल है, माइनस c²। टी प्राइम का मान कितना है अभी? t माइनस xv/c² डिवाइड में √1 - v²/c² और इसकी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, x - vt की स्क्वायर खोलिए, किस प्रकार खुलेगी? तो x² प्लस v² t² माइनस 2x vt, इसी प्रकार खुलेगी कि नहीं खुलेगी? नीचे 1 - v²/c² अंडर रूट में था तो स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? सीधा 1 - v²/c² प्लस में एक बार वो लिख देते हैं y² प्लस z² बाद में लिख देंगे, माइनस c²। इसमें खोलना किस प्रकार खुलेगी? t² प्लस x² v² और c की पावर 2 है और स्क्वायर कर दी तो कितनी हो जाएगी? 4। देखिए इस प्रकार खुलेगी क्या? a - b की स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x vt/c²। एक बात क्लियर, ये नीचे अंडर रूट में था, इसके होल स्क्वायर करेंगे तो ये वापस किस प्रकार आ जाएगा? 1 - v²/c²। बच गया क्या? y² प्लस z² इक्वल टू 0। अब ये समीकरण है, दोनों का लघुत्तम सेम है तो दोनों के लघुत्तम को ले लेते हैं एक साथ। तो ऊपर क्या आएगा? x² प्लस v² t²
माइनस 2x वी टी माइनस सी स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, नीचे सी की पावर 4 है तो नीचे कितनी बचेगी सी की पावर 2, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस 2x वी टी, दोनों का लघुत्तम क्या 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या चीज़ कट रही है क्या नहीं कट रही वो देख लेते हैं। माइनस का 2x वी टी और प्लस का 2x वी टी कट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आ सकता है, टी स्क्वायर यहाँ पे है और टी स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, उसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, कॉमन ले लो क्या माइनस का टी स्क्वायर, तो क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का और टी स्क्वायर भी किसका आएगा प्लस का, ये इसको कॉमन ले सकते हो इससे, ठीक है। तो कॉमन क्या लिया माइनस का टी स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर अंदर बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डिवाइड में ये सारी टर्म आ जाएगी क्या भाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल में 0। यहाँ से एक चीज़ होगी। अब देखिए इसको एक बार साइड में करते हैं, इतनी चीज़ क्लियर, ऊपर वाले मिटा दें। तो देखिए यहाँ से देखिए इस 1 माइनस वी स्क्वायर का भाग दे दीजिए इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, दोनों को भाग अलग अलग दे दीजिए। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर दिया इसके लघुत्तम का, वो कितना है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या है भाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डिवाइड में भाग कर दिया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखिए मैं यहीं पे कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक चीज़ देखिए इससे तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो ये इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और पूरे के डिवाइड में सी स्क्वायर। आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ जाएगा। तो उस टाइम पे ये क्या समीकरण बनेगी का सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, और ये सी स्क्वायर है ये तीसरे भिन्न में है, तो तीसरी भिन्न वाली हमेशा कहाँ पे जाती है पहले के साथ गुणा में जाती है, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, और ये जो तीसरी भिन्न है वो पहले के साथ गुणा में हो जाएगी, यानी सी स्क्वायर है वो किसके साथ गुणा में चल जाएगा टी स्क्वायर के साथ गुणा में चल जाएगा, तो सी स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर गुणा। अब इस समीकरण को लिख दो साथ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी अपन लेके कौन सी समीकरण चले थे, ये वाली एक्स प्राइम की स्क्वायर प्लस वाई प्राइम की स्क्वायर प्लस जेड प्राइम की स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम की स्क्वायर। इस समीकरण से अपन ने आधार निर्देशांतर वाली समीकरण को क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया, जो ये बताती है कि इस समीकरण के रूप की जितनी भी समीकरण जिस भी निर्देश तंत्र में बनेगी उनका मूल जो होगा वो ये समीकरण होगी, यानी उनके रूपांतर समीकरण को अगर अपन रखेंगे तो आधार निर्देश तंत्र वाली समीकरण आ जाएगी। यानी ये जो समीकरण का रूप है वह सभी निर्देश तंत्रों में अनिश्चय रहता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफ़ी बार आता है, और इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका ये था जो कराने योग्य था। और उसके अलावा अनिश्चय वाले जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपकी एक बार बुक में देखना, अनिश्चयता के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, अनिश्चयता के ऊपर सारे सबसे ज़्यादा समीकरण बनते हैं, ठीक है। उससे आगे करेंगे अपन लॉरेंत्ज रूपांतरण समीकरण।